आज हम लोग बात करेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स। देखिए, जो सॉलिड होता है हम लोग का, उसके मॉलिक्यूल्स जो है बहुत टाइटली बॉन्डेड होते हैं विथ रिस्पेक्ट टू लिक्विड एंड गैसेस। तो ये एक प्रॉपर्टी हम लोग को पढ़ना है। जैसे सबसे पहले आप जानते हैं कि इसमें इलास्टिसिटी जो आता है, फिर आप जिसमें अगर इलास्टिक प्रॉपर्टी नहीं हो तो प्लास्टिसिटी आ जाएगा। तो एक्चुअली होता है क्या कि सबसे पहले समझना होगा कि अगर कोई भी सॉलिड अगर है तो उसके मॉलिक्यूल्स जो है इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन से बॉन्डेड होते हैं। जैसे मान लिए देखिए इस तरह है आपका, इस तरह देखिए आपका बॉन्डेड है ये। अब मान लीजिए यहाँ पर भी देख सकते हैं आपको बहुत सारा मॉलिक्यूल्स होते हैं। उसमें कोई भी अगर सॉलिड है तो उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं और सब जो है इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन से इस प्रकार बॉन्डेड है। जैसे देखिए ये इलास्टिक इन नेचर होते हैं। विद इन एन इलास्टिक लिमिट अगर हम थोड़ा सा बात करें कि अगर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं विद इन एन इलास्टिक लिमिट, तो फिर क्या होगा, अपने शेप एंड साइज को बरकरार रख पाते हैं वो। तो इस तरह का हम लोग देखते हैं यहाँ पर एक टर्म आएगा आपको डिफॉर्मिंग फोर्स, जो कि डिफॉर्म करता है शेप को, क्या करेगा, डिफॉर्म कर देगा। तो वैसे फोर्स को हम लोग डिफॉर्मिंग फोर्स कहेंगे। लेकिन जैसे ही हम लोग रिप्लेस करेंगे उसको, तो क्या होगा, अपने जो पुराना शेप एंड साइज है उसको गेन कर लेगा। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, इलास्टिसिटी कहेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे इलास्टिसिटी क्या होता है। द मटेरियल which regain original shape and size after removal of deforming forces कॉमा लगा देंगे, इज नोन एज इलास्टिक मटेरियल कहेंगे इसको। क्या कहेंगे, इलास्टिक मटेरियल। माने पदार्थ जो विरूपक बल के हटने के बाद अपने आकार और रूप को प्राप्त करता है उसको इलास्टिक मटेरियल कहते हैं। अब ये आप आइडियल बात करेंगे तो उसी को हम लोग अगर कंप्लीटली गेन कर लेगा तो परफेक्टली इलास्टिक कहेंगे। इसी को बोल सकते हैं द मटेरियल विच रिगेन ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्सेस। अगर ओरिजिनल शेप एंड साइज कंप्लीटली केवल कर देंगे तो ये हो जाएगा परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल। फिर यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि द मटेरियल which has no tendency to regain original shape and size, comma, is known as inelastic और प्लास्टिक मटेरियल कहेंगे इसको। माने इसमें एक टेंडेंसी नहीं हो, अगर टेंडेंसी ये नहीं है। अब यहाँ पर क्या है, टेंडेंसी ही उसमें नहीं बताया गया है। तो अगर टेंडेंसी नहीं होगा तो क्या होगा, वो इनइलास्टिक मटेरियल कहलाएगा। तो ऐसे मटेरियल को, लेकिन हम लोग का जो है कि जो प्रैक्टिकल लाइफ है वो इलास्टिक और प्लास्टिक के बीच में चलता है। अब हम लोग इसको पढ़ने के लिए कुछ खास टर्म जानना होगा आपको। जैसे स्ट्रेस हुआ, स्ट्रेन हुआ, इस तरह का वर्ड्स आएगा आपको, एलिमेंट्स आएंगे आपको, उसको समझना होगा इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए। तो हम लोग बात करेंगे कि स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है, तो उसको हम लोग देखते हैं हम लोग। लेकिन ये डिफिनेशन है कि जो आपको मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड का मतलब हम लोग को इलास्टिक पढ़ना है। अगर प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर की बात करेंगे तो 3 हो जाएगा आपका। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर 3 होता है। इलास्टिसिटी जो सॉलिड के लिए हम लोग यूज करते हैं, फिर आ जाएगा सरफेस टेंशन जो लिक्विड के लिए यूज करते हैं,
और विस्कोसिटी पढ़ेंगे जो गैस वगैरह के लिए और लिक्विड दोनों के लिए हो जाएगा। तो इस तरह हम लोग बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर केवल सॉलिड की बात करना है। अब देखिए यहाँ पर स्ट्रेस क्या होता है। स्ट्रेस डिफॉर्मिंग रीस्टोरिंग फोर्स अगेंस्ट डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज स्ट्रेस। देखिए अगर मान लिए हम लोग स्प्रिंग का आप एग्जाम्पल लीजिए थोड़ा सा। स्प्रिंग को अगर आप खींच रहे हैं तो जब खींचते हैं तो उसमें डिफॉर्मिंग फोर्स लग रहा है वहाँ पर, लेकिन जैसे ही आप छोड़ते हैं फिर वहीं चला जाता है वो। तो आप तो चूंकि डिफॉर्मिंग फोर्स आपके हैंड के द्वारा लग रहा था उसको तो आप हटा लिए, फिर कैसे चला गया वहाँ पर? तो उसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स जो उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं उस विद इन एन इलास्टिक लिमिट जो है कि एक सर्टेन रेंज में वो क्या करते हैं, वो एक्टिव हो जाते हैं और उसमें वर्क इज बीइंग डन ऑन द सिस्टम विच इज रिस्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। और फिर जो है कि जो इसे खींचे आप और फिर छोड़ रहे हैं तो फिर उसको रिगेन कर लेता है वो। तो इस तरह की बात है। रिस्टोरिंग फोर्स अगेंस्ट डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज स्ट्रेस। जैसे यहाँ पर स्ट्रेस को आप लोग सिग्मा के द्वारा डिनोट कर सकते हैं, तो क्या होगा? फोर्स बाय एरिया हो जाएगा। अब इसमें भी दो तरह की बात है। एक होता है आपका लॉन्गिट्यूडनल हो गया, लॉन्गिट्यूडनल हो गया स्ट्रेस, ये भी दो प्रकार का हो जाएगा आपको। एक हो जाएगा टेंसाइल स्ट्रेस और दूसरा हो जाएगा कंप्रेसिव या कंप्रेशन स्ट्रेस। जैसे आप यहाँ पर ये आप इस तरह ले सकते हैं। टेंसाइल में ये आपका देखिए इस तरह हो गया, यहाँ पर ये आप फोर्स लगा रहे हैं, नॉर्मली फोर्स लगता है एलोंग अ लेंथ, और इसी को अगर आप उल्टा कर दीजिए फोर्स को तो ये आपका इस तरह हो जाएगा। दूसरा होता है शियर टेंजेंशियल स्ट्रेस, या इसी को कहते हैं शियर, इसी का नाम है शियर। इसको हिंदी में कहते हैं अपरूपण, इसको कहते हैं अनुदैर्ध्य, इसको कहते हैं प्रतिबल। इसको आपको देखना होगा थोड़ा सा कैसा होता है। तो देखिए इसको टेंजेंशियली लगाना है, जैसे बुक्स वगैरह कैसे होता है, इस तरह कर रहे हैं ऐसे, है ना, इस तरह। तो देखिए यहाँ पर फिगर से आप देखिए यहाँ पर टेंजेंशियल कैसे होता है। ये हो गया, इसको मिला दीजिए ऐसे, इस तरह बहुत आसानी से समझ जाएंगे। देखिए और देख सकते हैं ये आपका इस तरह का फोर्स इसमें लगेगा। देखिए ये फोर्स इस तरह लग रहा है, इस तरह, ये देख रहे हैं, ये थीटा हो गया और ये एक्स जो है आपका ये बढ़ गया, यहाँ पर एस साइड है, देख सकते हैं यहाँ पर ये इस तरह हो गया यहाँ पर। तो ये आप देखना होगा टेंजेंशियली होता है। जैसे बुक्स वगैरह को भी आप नीचे वाले सरफेस को ऐसे करेंगे और ये इस तरह हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर, अगर बुक्स रहे तो आप देख करके बता सकते हैं यहाँ पर आराम से। देखिए टेंजेंशियली आपको खींचा जाएगा। तो इस तरह हम लोग बात करेंगे स्ट्रेस को सिग्मा के द्वारा। और डायमेंशन में जैसा कि हम लोग एसआई यूनिट वगैरह पढ़े थे, कितना होगा एसआई यूनिट की अगर बात करें, यहाँ पर एसआई यूनिट की बात करें कितना हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर डायमेंशन की बात करें तो कितना होगा, एम एल माइनस 1 टी माइनस 2 एम एल टी माइनस 2 एल स्क्वायर है नीचे, इस तरह कर लेंगे। देखिए ये है आपका स्ट्रेस। अब हम लोग बात करते हैं स्ट्रेन के बारे में। ये दो एलिमेंट्स आपको महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं इलास्टिसिटी में। तो
अब दूसरा है स्ट्रेन। स्ट्रेन द फ्रैक्शनल चेंज इन डायमेंशन, इज नोन एज स्ट्रेन। अब देखिए यहाँ वर्ड है फ्रैक्शनल चेंज। जैसे मान लिया आप मैथमेटिकली पहले समझिए, एक्स आपका 3 से 4 अगर होता है तो फ्रैक्शनल चेंज कितना होगा, तो डिफरेंस बाय इनिशियल 1/3 हो जाएगा। इस तरह हम लोग देखते हैं, जो डिफरेंस होगा और जो आपका इनिशियल है उसे डिवाइड कर देंगे। तो मान लिया जाए कि अगर कोई, देखिए मान लिया सपोज कीजिए ये इतना बड़ा था पहले और इसको हम खींच दिए पकड़ के, तो ये मान लिया आ गया, तो ये बटा इनिशियल जो आपका पहले था, इसी को हम लोग फ्रैक्शनल चेंज कहते हैं अगर लेंथ के हिसाब से सोचेंगे तो। तो ये हो जाएगा आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, जो आपके लेंथ में, जैसे मान लिया जाए यहाँ पर इसको अगर खींचा जा रहा है, ये अगर खींच रहे हैं हम लोग यहाँ पर और ये इस तरह यहाँ आ जाए यहाँ पर, तो देखिए डेल एल हो गया आपका और ये आपका एल नॉट है पहले से, तो देख सकते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा डेल एल बाई एल या एल नॉट जो बोलेंगे, ये हो गया। दूसरा है वॉल्यूम स्ट्रेन, तो ये भी डेल वी बाई वी नॉट हो जाएगा। तीसरा होता है शियर या टेंजेंशियल स्ट्रेन होगा, तो इसको थीटा के द्वारा डिनोट किया जाता है। इसका फिगर देखिए पुनः यहाँ पर बना हुआ है, एक्स बाई ए, रिलेटिव चेंज इन साइड बटा साइड, देखिए यहाँ पर थीटा के फॉर्म में डिनोट किया जाता है। ये आपका डायमेंशन लेस होता है, यूनिट लेस होगा, आप देख सकते हैं। ये है आपका फिगर जो है कि तीनों का बना। वॉल्यूम वाले को आप दिखा सकते हैं आराम से, इसको अगर आप डिनोट करना चाहते हैं तो एप्सिलॉन से डिनोट कर सकते हैं। जनरल अगर हम लिख दें एप्सिलॉन बराबर चेंज इन डायमेंशन बटा इनिशियल डायमेंशन। अगर मान लें हम एग्जाम्पल की बात करें, यहाँ पर एग्जाम्पल कि वायर इज स्टेज टू डबल देन इट्स स्ट्रेन। तो ये बहुत इस तरह का, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन में यूज होता है। अगर मान लीजिए हम लोग सपोज कीजिए कि L1 आपका L था और L2 जो है कितना हो गया 2L हो गया, तो डेल एल कितना हो गया L2 माइनस L1, तो ये 2L माइनस L क्या होगा L होगा, तो डेल एल बाई L1 होगा, चेंज बाई इनिशियल L बाई L1 होगा। इसलिए आप ध्यान दीजिए, अगर इन टाइम्स अगर हम उसको स्टेज कर दे खींच दें, अगर इन टाइम्स अगर खींच देंगे तो n-1 होगा उसका, क्या होगा, अगर n टाइम्स खींचा जाए, n टाइम्स अगर हम स्टेज करें तो n-1 स्ट्रेन होगा ये, तो ये ध्यान देना है आपको। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर और ख़ास बात ये है कि ये अगर पूछा जाए कि कौन सा क्वांटिटी है तो ये टेंसर है, क्योंकि डायरेक्शन के बदलने से आपका चेंज हो जाएगा। आप जैसे देख रहे हैं यहाँ पर हम लोग ऐसे जब खींच रहे हैं तो कुछ और है, जब टेंजेंशियली जा रहे हैं तो कुछ और है, वॉल्यूम के अक्रॉस जा रहे हैं तो कुछ और है। तो आप देख सकते हैं कि डायरेक्शन हम चेंज करते हैं अगर स्ट्रेन का लेने का, तो उसमें क्या हो जाता है, वैल्यू बदल जाता है। अब देखिए स्ट्रेस और स्ट्रेन को रिलेट करते हैं। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था हुक, और हुक ने ही इन दोनों को रिलेट किया था स्ट्रेस और स्ट्रेन को, तो उसको हम लोग देखेंगे हुक्स लॉ के नाम से जाना जाता है। हुक्स लॉ एक महान वैज्ञानिक थे
जिनको रिलेट किया, और आज जो है हम लोग इलास्टिसिटी के संदर्भ में जो भी जानते हैं तो उनका एक विशेष योगदान है। तो हुक्स लॉ देखिए, हुक्स लॉ क्या होता है? तो विद इन एन इलास्टिक लिमिट, विद इन एन इलास्टिक लिमिट, stress is directly proportional to the strain, ये होता है हुक का नियम है। लेकिन ये समझना होगा विद इन एन इलास्टिक लिमिट मतलब क्या हुआ कि बहुत छोटे से अगर हम लोग चेंज की बात कर रहे हैं, चूँकि बियॉन्ड द लिमिट नहीं, विद इन एन इलास्टिक लिमिट। जैसे आप स्प्रिंग को मान लिया जाए, थोड़ा सा खींचते हैं तो फिर आ जाता है, थोड़ा सा और खींचिए तो फिर आ जाएगा, लेकिन एकदम अगर उसको सीधा कर देंगे तो नहीं आएगा। या एक लिमिट है, उसके बाद अगर खींच दीजिएगा तो परमानेंटली क्या होगा, स्ट्रेन हो जाएगा उसमें। तो ये समझना होगा यहाँ पर। तो अब देखिए यहाँ पर स्ट्रेस और स्ट्रेन का एक ग्राफ हम लोग समझते हैं, उससे और क्लियर होगा। इधर हम लोग कर देते हैं स्ट्रेस और इधर कर देते हैं स्ट्रेन कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर कोई मटेरियल के संबंध में हम लोग बात कर रहे हैं, हुक्स के द्वारा जो है कि जो दिया गया था कि एक जब हम लोग किसी स्प्रिंग को ही लेकर के अगर आप खींच रहे हैं तो एक ऐसा जो है कि पॉइंट होगा, वहाँ तक बार बार वो लौट जाता होगा। ए पॉइंट हम उसको बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, ए पॉइंट। लेकिन एक मैंने ये स्ट्रेस और स्ट्रेन में देखिए डायरेक्टली स्ट्रेट लाइन का रिलेशन होगा। ये हम लोग स्लोप की बात करेंगे यहाँ पर, स्ट्रेस और स्ट्रेन। स्ट्रेस देखिए यहाँ लिखा भी है, यहाँ पर डायरेक्ट लिखा हुआ है आपका, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो आप जब इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, स्ट्रेस बराबर ई स्ट्रेन होगा। इसको कहेंगे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, स्लोप होता है। स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का अगर हम लोग ग्राफ देंगे तो क्या होगा, स्लोप होगा, देख सकते हैं आप। लेकिन उसके बाद क्या होता है, देखिए यहाँ पर इसके बाद जो है कि अगर हम लोग बी तक आते हैं, बी तक, तो बी तक जब आएंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा अगर उसको और खींचा जाए, थोड़ा सा और खींच रहे हैं हम लोग, तो आप देखेंगे एक बात कि पहले वाली स्थिति नहीं है कि एकदम डायरेक्ट जो है कि अपने रिगेन कर लिया, थोड़ा सा अंतर पड़ जाएगा उसमें। स्ट्रेस और स्ट्रेन में थोड़ा सा क्या हो जाएगा, अंतर पड़ जाएगा वहाँ पर, लेकिन फिर भी लौट जाएगा ये। इसीलिए इसको यील्ड पॉइंट कहा जाता है। क्योंकि यहाँ देखिए, यहाँ से तो आप डायरेक्ट देख रहे हैं यहाँ पर कि स्ट्रेट लाइन है, ये आपका देख सकते हैं स्ट्रेट लाइन है। यहाँ पर कहने का मतलब है कि यहाँ से आप कंप्लीटली शेप एंड साइज में आ जाता है, लेकिन बी तक करने के बाद भी, जैसे इसको आप यील्ड पॉइंट कहेंगे, यहाँ से भी लौट जाएगा। यील्ड पॉइंट होता है ये, यहाँ से भी लौट जाता है। लेकिन इसके बाद अगर हम लोग बात करें और थोड़ा सा ऊपर जाएं तो यहाँ पर, तो यहाँ देखिए क्या होगा, यहाँ पर ये परमानेंटली जो है, जैसे यहाँ सी के कहने का मतलब है कि वहाँ भी कुछ इलास्टिसिटी है, लेकिन परमानेंटली जो है कि आप ध्यान दें यहाँ पर, ये जो है कि एनसीईआरटी में जो ग्राफ दिया हुआ है कम्प्लीटली जो है ना, ये पैरेलल जो है कि कुछ जो है कि परमानेंट सेट जो है स्ट्रेन रह जाएगा। मैंने स्ट्रेस के रिस्पेक्ट में ज़्यादा वहाँ स्ट्रेन हो गया, ये समझना है। स्ट्रेस के रिस्पेक्ट में क्या होगा, ज़्यादा स्ट्रेन हो जाता है, ये समझना होगा यहाँ पर। तो आपका बी था यील्ड पॉइंट, और हाँ, लेकिन अब सी के बाद जो हम लोग देख रहे हैं वहाँ पर, सी के बाद क्या होगा, अगर हम लोग आगे बात करेंगे तो सी के बाद क्या होगा, स्ट्रेन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जैसे आप स्प्रिंग को अगर खींचते हैं तो खींचने के बाद देखेंगे कि कुछ देर बाद खुद जो है लटकना प्रारंभ हो जाएगा। तो सी से डी की बात करें हम लोग, सी से डी की बात, और फिर आगे भी ले जाएंगे हम लोग। सी से डी जो है कि हम लोग बात करेंगे यहाँ पर डी, और फिर जो है आपका ई हो गया इस तरह। तो देखिए यहाँ पर
समझना होगा यहाँ पर कि डी और ई पॉइंट सफ़र में था। देखिए एकदम आप देख सकते हैं कि स्ट्रेन बढ़ता जा रहा है। स्ट्रेन क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या हो जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अब देखिए ये दोनों पॉइंट, अब देखिए यहाँ पर डी और एक पॉइंट यहाँ पर दिया गया है, इसको कहते हैं फ्रैक्चर पॉइंट। क्या कहते हैं, फ्रैक्चर पॉइंट कहा जाता है, फ्रैक्चर पॉइंट। यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का जब स्टडी कीजिएगा तो इस तरह का बात आएगा, और ये आपका अल्टीमेट पॉइंट कहा जाएगा, अल्टीमेट पॉइंट कहा जाएगा। तो ये दो जो पॉइंट है, अब ध्यान देंगे यहाँ पर कि अगर ये दोनों के बीच का अगर सेपरेशन कम हो, डी अगर कहने का मतलब लेस है तो ब्रिटल हो जाएगा, टूट जाएगा, ब्रिटल हो जाएगा। और डी और ई अगर मोर है, लार्ज है, अगर इसकी लार्ज वैल्यू तो ये डक्टाइल होगा। डक्टाइल का मतलब क्या होता है, वायर बन जाएगा ये। अब ब्रिटल माने टूट जाना होता है, जैसे ग्लास वगैरह कैसे होता है, तुरंत टूट जाता है, उसमें थोड़ा सा भी स्ट्रेन और स्ट्रेस का प्रोपेबिलिटी नहीं है। अब देखिए एक बात ध्यान, आश्चर्य बात होगा कि अगर हम लोग रबड़ की बात करेंगे तो रबड़ में ध्यान देना है कि ये काम नहीं करता है हुक्स लॉ। क्यों नहीं करता है, क्योंकि वहाँ देखिए ध्यान दीजिए वहाँ पर कि स्ट्रेस के रेस्पेक्ट में स्ट्रेन ज़्यादा हो जाता है। देखिए यहाँ पर ये ज़्यादा हो जाता है तो स्ट्रेट लाइन फॉलो नहीं करता है। तो आप समझ सकते हैं कि विद इन एन इलास्टिक लिमिट वाला जो कंसेप्ट है वो रबड़ को छोड़ करके है। जैसे आप स्टील और रबड़ में आप बात करेंगे तो आपको स्टील लेना पड़ेगा, क्योंकि स्टील के रेस्पेक्ट में स्टील का जो स्ट्रेन होगा और जो रबड़ का स्ट्रेन होगा तो रबड़ ज़्यादा स्ट्रेन जो है कि आउटपुट देता है, तो ज़्यादा खींचा हुआ हो जाएगा, माने परमानेंटली लूज हो जाएगा। इसको कहते हैं परमानेंट सेट। जो आप यहाँ पर बी से सी जा रहे हैं तो ये परमानेंट जो है लूज हो जाएगा, माने स्ट्रेन उसमें हमेशा रहेगा। इलास्टिसिटी तो ख़त्म हो ही जाएगा, यहाँ के बाद प्लास्टिसिटी नेचर आ जाएगा। यहाँ पर प्लास्टिसिटी नेचर आ जाएगा आपका, खींचिएगा जो बढ़ा हुआ रहेगा तो बढ़ा रहेगा। फिर अल्टीमेट पॉइंट है और डीप क्या है, फ्रैक्चर पॉइंट है। तो हम लोग ये देख रहे हैं आपको कि इस तरह का जो है कि सारा कंसेप्ट है ये।